मेरा नाम सुखी है, लेकिन मेरी जिंदगी में सुखी नाम की कोई चीज नहीं थी। मुझे लगता था जैसे हंसना, मुस्कुराना और सुखी जैसे शब्द मेरी जिंदगी से कहीं खो गए हैं। अरे करमजली, तू कब हमारा पीछा छोड़ेगी? पता नहीं कब तेरी यह मनहूस सूरत हमसे दूर होगी। मेरी ताई जी ने नफरत भरे लहजे में चिल्लाकर कहा। मैं अपने आंसुओं को पोंछ रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि क्या मेरे भाग्य में यही सब लिखा था। मेरे माता पिता मुझे क्यों छोड़ गए? अगर उन्हें मुझे छोड़ना ही था तो कम से कम किसी ऐसे इंसान के हवाले तो करते जो मेरा ख्याल रखता। इस घर में तो बचपन से मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है। मैं रोती थी, प्रार्थना करती थी कि काश मेरे माता पिता मुझे मरने से पहले अपने साथ ले गए होते। मैंने अपने पिता को कभी देखा नहीं, क्योंकि मेरे जन्म से 2 महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। दरअसल मेरे मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब उनकी शादी हुई तब पापा को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। पापा हमेशा बीमार रहते थे और मम्मी हर वक्त उनके ठीक होने की दुआ मांगती थीं। पापा कहते थे, मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। लेकिन मम्मी जवाब देती थीं, ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। अगर तुम मुझे छोड़ गए तो मेरे पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा? उसकी परवरिश कौन करेगा? पापा कहते थे, तुम दूसरी शादी कर लेना। मम्मी कहती थीं, मैंने तुमसे इसीलिए तो प्यार नहीं किया था कि ऐसा करूं। तुम तो जानते हो हमारी शादी कितनी मुश्किलों से हुई थी। मेरे मम्मी पापा की शादी के लिए न मेरे नाना नानी राजी थे, न ही मेरे दादा दादी। लेकिन दोनों ने अपने प्यार की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ी और आखिरकार अपने परिवार वालों को मनाकर सम्मान के साथ शादी की। लेकिन कौन जानता था कि उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग जाएगी और वे जल्दी ही एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। शायद मेरे माता पिता के साथ साथ मेरा नसीब भी खराब था। मेरे जन्म से 2 महीने पहले पापा की मृत्यु हो गई। मम्मी इस सदमे में टूट गई थीं। उन्होंने पापा से वादा किया था कि वे कभी उनके साथ बेवफाई नहीं करेंगी। पापा कहते थे, मेरे जाने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। लेकिन मम्मी कहती थी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं। अगर तुम मुझे छोड़ गए तो मैं भी तुम्हारे पीछे चली आऊंगी। इस दुनिया में मैं अकेले नहीं रह सकती। उनके इस प्यार के बीच मैं पिस गई। जब मेरा जन्म हुआ तो डिलीवरी के दौरान मेरी मम्मी भी चल बसी। हमारे परिवार में अगर कोई रिश्तेदार बचा था तो वे थे मेरे ताऊजी। मेरे माता पिता के चले जाने के बाद लोगों ने ताऊजी से कहा, इस बच्ची की जिम्मेदारी अब आपको लेनी होगी, आप ही इसके इकलौते रिश्तेदार हैं। बस तभी से जब मैंने आंखें खोली तो खुद को ताई जी की गोद में पाया, जो मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करती थीं। ताई जी ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, लेकिन मैं हमेशा उनसे प्यार की उम्मीद करती रही। ताऊ जी तो कुछ बोलते ही नहीं थे। इस घर में हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, तू मनहूस है, पैदा होने से पहले ही अपने माता पिता को खा गई। ताई जी कहती थीं, जिस दिन से यह इस घर में आई इसके माता पिता तो मर गए और इसकी जिम्मेदारी हम पर आ गई। इसने हमारे घर की खुशियां भी छीन ली। दरअसल मेरे ताऊ जी एक इलेक्ट्रिशियन थे और उनकी अपनी दुकान थी। वे अच्छा खासा पैसा कमाते थे, लेकिन जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन उनकी दुकान में शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरी दुकान जलकर राख हो गई। दुकान का सारा सामान जल गया, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद उनकी कमाई पहले जैसी कभी नहीं रही। वक्त बीतता गया और मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मेरे ताऊजी के एक बेटा और एक बेटी थी। उनका बेटा मुझसे उम्र में बड़ा था, जबकि बेटी मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ी थी। मैं जब ताऊजी और ताई जी को अपने बच्चों के साथ प्यार करते देखती तो अपने माता पिता की गोद के लिए तरसती। ताऊजी ने मुझे बचपन में ही बता दिया था, तेरे माता पिता मर गए हैं, हमसे उनके जैसा प्यार मत मांग। मैं इस घर में खुद को एक बोझ की तरह महसूस करती थी। मुझसे घर के सारे काम करवाए जाते थे। बचपन से लेकर अब तक मैं इन लोगों की कड़वी बातें सुनती आई थी। अपनी ख्वाहिशों को दिल में दबा कर रखती थी। इसलिए मैंने अब सब्र करना सीख लिया था। ऐसा नहीं था कि मुझे इस घर में खाना नहीं मिलता था, कपड़े नहीं मिलते थे या स्कूल नहीं भेजा जाता था। खाना मुझे तब मिलता जब सब लोग खा चुके होते। ताई जी या तो बासी खाना निकाल कर देती थीं, या अगर बासी खाना नहीं होता तो सबके खाने के बाद बचा हुआ खाना खाने की इजाज़त देती थीं। कपड़े भी मिलते थे, लेकिन नए नहीं।
ताऊ जी की बेटी अवनी के पुराने कपड़े ताई जी मुझे दे देती थीं और कहती थीं, ले जा, अपनी अलमारी में रख ले, जब मन करे पहन लेना। स्कूल भी भेजा जाता था, लेकिन प्राइवेट स्कूल में नहीं, बल्कि सरकारी स्कूल में, जहां ताऊ जी को ज्यादा फीस न देनी पड़ी दे। मेरी खुशियों की इस घर में किसी को परवाह नहीं थी। हर कोई बस अपने बारे में सोचता था। ये सब कुछ जो मेरे साथ होता था वह सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए था, ताकि कोई ताऊ जी और ताई जी को यह न कहे कि वे मेरी परवरिश नहीं कर रहे। मेरा मन बहुत करता था कि मैं अपने नाना नानी के घर जाऊं, लेकिन वहां से भी मुझे कोई बुलाने नहीं आता था। जब मैं छोटी थी तब मेरे नाना नानी जिंदा थे। मैं कभी कभी उनके घर चली जाती थी, लेकिन जब मेरे मामा जी की शादियां हुई तो उन्हें भी मेरा वहां आना पसंद नहीं था, इसलिए मेरा वहां आना जाना भी बंद हो गया। मुझे अपनी बुरी किस्मत पर रोना आता था, लेकिन मैं अपने आंसुओं को रोक लेती थी, क्योंकि मेरे आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं था। जब से मैंने होश संभाला, मैं प्यार और रिश्तों के लिए तरसती रही। मुझे कोई चाहने वाला नहीं था। मेरे लिए किसी को प्यार करना या किसी से प्यार पाना बस एक सपना बनकर रह गया था। ताऊ जी अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते थे, खाने पीने का सामान लाते थे, लेकिन वह सब सिर्फ उनके बच्चों के लिए होता था। मैं हर चीज को तरसती हुई नजरों से देखती रहती थी। शायद यही मेरा नसीब था और मैं अपने नसीब से राजी थी। शायद इन लोगों की नफरत ही मेरा भाग्य थी। एक दिन मैं किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी, तभी ताई जी ने जोर से आवाज लगाई। मैं सारे काम छोड़कर उनके कमरे की तरफ भागी। पता नहीं उन्हें क्या हुआ था जो वे इतना चिल्ला रही थीं। इस घर में मुझे वैसे भी नौकर की तरह समझा जाता था। हर कोई अपने मन के मुताबिक मुझसे बात करता था। ताऊ जी का बेटा रोहन तो बहुत ही बदतमीज था। वह अपने सारे काम मुझसे करवाता था। वह कॉलेज जाता था, लेकिन अपने सारे असाइनमेंट मुझसे तैयार करवाता था। जैसे ही मैं अवनी के कमरे में पहुंची, उसने चिल्लाकर कहा, मैंने तुझसे कहा था कि मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दे। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, लेकिन तू तो हमेशा अपनी मर्जी से काम करती है। जा, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लेकर आ। मुझे भी कॉलेज के लिए देर हो रही थी। मैं अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए बोली, सॉरी, मैं भूल गई थी। पहले ताऊ जी ने मुझे पराठे बनाने को कहा था। मैं उनके पराठे बनाने में व्यस्त हो गई। तुम्हारे लिए 2 मिनट में नाश्ता लेकर आती हूं। मैं फौरन किचन में भागी। तभी रोहन अपनी शर्ट हाथ में लिए किचन में आया और बोला, सुखी, जल्दी से मेरी शर्ट प्रेस कर दे। मैंने कहा, लेकिन मैं अभी अवनी के लिए नाश्ता बना रही हूं। वह बोला, उसके सारे काम छोड़ दे। तुझे पता है ना कि वह देर से कॉलेज जाती है। मैं पहले जाता हूं तो मेरा काम पहले कर। मैंने पराठे बनाए और जल्दी से रोहन की शर्ट लेकर प्रेस करने चली गई। थोड़ी देर बाद फिर से अवनी की चिल्लाने की आवाज आई, अरे कहाँ मर गई? नाश्ता लेकर आएगी या नहीं? मुझे लगता है आज मुझे भूखे पेट ही कॉलेज जाना पड़ेगा। मैंने जल्दी जल्दी रोहन की शर्ट प्रेस की, उसे शर्ट दी और फिर किचन में भागी। तभी ताई जी किचन में आई और बोली, आज मुझे टाइम पर चाय मिलेगी या नहीं? मैंने कहा, ताई जी बस 2 मिनट रुकिए, मैं अवनी को नाश्ता दे दूं, फिर आपको चाय दे दूंगी। मैंने जल्दी जल्दी पराठे बनाए, नाश्ता तैयार किया और अवनी के कमरे में देने चली गई। अवनी तो गुस्से में आग बबूला थी। उसने चिल्लाते हुए कहा कि कहाँ दी तू थी? सुबह जल्दी उठाकर, तुझे देर तक सोने की आदत हो गई है। अगर तू सुबह जल्दी उठकर सारे काम कर ले तो सब कुछ जल्दी हो जाए। तुझे तो आराम करने से फुर्सत नहीं मिलती। यह कहते हुए उसने अपनी किताब मेरे सिर पर दे मारी। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन अब मुझे इस सब की आदत हो गई थी। मैं जल्दी से किचन में आई और ताई जी के लिए चाय चढ़ाई। चाय बनाकर मैं उनके कमरे में देने गई। ताई जी बोली, तू बहुत कामचोर हो गई है, कोई काम टाइम पर नहीं करती। तेरी वजह से मेरे बच्चे लेट हो जाते हैं। मैंने कहा, सॉरी ताई जी, कल से सारे काम टाइम पर करूंगी। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। अब मैंने लगभग सारे काम कर लिए थे। मैंने घड़ी देखी तो 9 बजने वाले थे। मुझे ठीक 9 बजे कॉलेज पहुंचना था, लेकिन मुझे अभी तैयार होना था और रास्ते में भी समय लगता था। मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। हर रोज मुझे इन सारी परेशानियों से गुजरना पुडीडीएचता था। जब मैं जल्दी जल्दी कॉलेज पहुंचती तो वहां टीचर मुझे पूरी क्लास के सामने डांटती थी। मुझे सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। कॉलेज से लौटने के बाद मुझे सबके लिए खाना बनाना पड़ता था। फिर वही सारे काम जिनसे मैं थक जाती थी, लेकिन मुझे कोई आराम करने नहीं देता था।
चाहकर भी मैं आराम नहीं कर पाती थी। इस घर के सारे काम का बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया गया था। फिर भी मुझे बेइज्जती और नफरत के सिवा कुछ नहीं मिलता था। मैं अपने कमरे में जाकर अपनी मम्मी पापा को याद करके रोती थी। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था, लेकिन उनके कमरे में उनकी शादी की एल्बम थी, उनका सारा सामान था। मैं उनकी तस्वीरें देखकर रोती थी। उनके प्यार को मैं कभी महसूस नहीं कर पाई। हालात से तंग आकर मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि काश मैं भी अपनी मम्मी पापा के साथ इस दुनिया से चली जाती। मेरा यहाँ कोई हमदर्द नहीं था, यहाँ तक कि मेरे ताऊ जी, जिनके परिवार का खून मैं थी, उन्हें भी मेरी कोई कदर नहीं थी। वे मुझसे सम्मान से बात भी नहीं करते थे। ताई जी हमेशा कहती थीं, तू हमारे घर में अपनी जगह कभी नहीं बना पाएगी। तेरा इंटर पूरा हो जाए, फिर हम तेरे लिए रिश्ता देखकर तुझे इस घर से निकाल देंगे। वैसे भी तूने कई सालों तक हमारे घर में मुफ्त की रोटी खाई है। तुझ जैसे बोझ को हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं। यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। मैं इन लोगों को हसरत भरी नजरों से देखती थी कि ये मेरी शादी के लिए इतने बेचैन क्यों हैं। आसपास के लोग मुझ पर तरस खाते थे, लेकिन वही लोग मेरे ताऊ जी और ताई जी की तारीफ भी करते थे कि उन्होंने एक अनाथ लड़की की इतनी अच्छी परवरिश की। घर के अंदर क्या होता था यह कोई नहीं जानता था। इन सब के बीच मैं कितनी अकेली थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। मेरा इंटर भी पूरा हो गया। मैं भले ही सरकारी स्कूल में पीआर ही थी, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, अवनी और रोहन से भी ज्यादा। अवनी ने मुझसे पहले इंटर पूरा कर लिया था और रोहन अभी पीआर हार रहा था। ताई जी चाहती थीं कि सबसे पहले मेरी शादी हो और मैं उनके घर से निकल जाऊं, फिर वे अवनी की शादी धूमधाम से करेंगी। ताऊ जी उन्हें समझाते थे, अगर तुमने पहले सुखी की शादी कर दी तो अवनी की शादी में घर के काम कौन करेगा? तुमसे तो इस उम्र में कोई काम होता नहीं। तुम मुझसे नौकरानी रखने को कहोगी, लेकिन मैं नौकरानी के खर्चे नहीं उठा सकता। इसलिए मैं कहता हूं, अवनी की शादी से पहले सुखी की शादी के बारे में मत सोचो। ताई जी को ताऊ जी की बात अच्छी तरह समझ आ गई थी। अब वे चाहती थीं कि जल्द से जल्द अवनी का रिश्ता तय हो जाए, लेकिन मैं अवनी से ज्यादा अच्छी थी। 2-3 बार अवनी के लिए रिश्ते आए, लेकिन ताई जी मुझे किसी न किसी बहाने मेहमानों के सामने बुला लेती थीं। जब मैं मेहमानों के सामने चली जाती तो वे पूछते थे, यह कौन है? ताई जी बताती थीं, ये मेरी देवरानी की बेटी है। इसके माता पिता मर गए, हमने ही इसे पाला है। बहुत अच्छी लड़की है। उनकी इस तारीफ से मेहमान अवनी को रिजेक्ट करके मुझे पसंद कर लेते थे। इस बात से ताई जी और अवनी बहुत गुस्सा होती थीं। वे अपना गुस्सा मुझ पर निकालती थीं। कभी मुझे डांट पीटी देती तो कभी अवनी जो चीज हाथ में होती उसे मुझ पर फेंक देती। जब भी मेहमान अवनी को देखने आते घर में हंगामा हो जाता था। मैं ताई जी से कहती, आप मुझे मेहमानों के सामने मत बुलाया करो, लेकिन ताई जी से तो कोई काम होता ही नहीं था। वे इतना भी नहीं कर पाती थीं कि मेहमानों के सामने खुद नाश्ता ले जाएं। मैं उनकी इन हरकतों से तंग आ चुकी थी। हर दिन कोई न कोई नया हंगामा होता था। ताई जी चाहती थीं कि अवनी की शादी किसी अमीर और पढ़े लिखे लड़के से हो, इसलिए अवनी के लिए अमीर घरों के रिश्ते आते थे। लेकिन जब मेहमान मुझे पसंद कर लेते और अवनी को रिजेक्ट कर देते तो इसमें मेरी क्या गलती थी? इस सब के बाद ताई जी ने फैसला कर लिया था कि वे मेरी शादी किसी अच्छे परिवार में नहीं करेंगी। उनका कहना था, मैं सुखी की शादी किसी ऐसे घर में करूंगी जहां यह कभी खुश न रह सके। यह मेरी बेटी की खुशियों पर कब्जा करना चाहती है। मुझे तो शुरू से लगता था कि यह हमारे घर में अपनी जगह बनाना चाहती है और मेरी बेटी की जगह लेना चाहती है, मगर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। काफी समय इसी तरह बीत गया। फिर आखिरकार एक दिन अवनी का रिश्ता पक्का हो गया। लड़का अच्छा था, अमीर परिवार का था। इस बार अवनी बहुत सावधान थी। उसने अपनी मां से साफ कह दिया था कि मेहमानों के सामने सुखी का साया भी नहीं आना चाहिए। वैसे भी मुझे मेहमानों के सामने जाने का कोई शौक नहीं था, लेकिन इस बार ताई जी ने अपने दिल की तसल्ली के लिए मुझे कमरे में बंद कर दिया। अपनी बेटी की सुखी के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत काम भी कर लिया। अवनी का रिश्ता 6 महीने तक चला। इस दौरान अवनी के ससुराल वालों को यह पता ही नहीं चला कि इस घर में कोई सुखी नाम की लड़की भी रहती है। अवनी की सगाई हुई, लेकिन मुझे उसमें शामिल नहीं किया गया। सगाई हॉल में हुई थी और सब लोग मुझे घर पर अकेले छोड़कर चले गए। कुछ मेहमानों ने गौर किया कि मैं सगाई में नहीं थी। जब उन्होंने पूछा, सुखी कहाँ है,
तो ताऊ जी और ताई जी ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह घर पर आराम कर रही है, उसने यहां आने से मना कर दिया। यह सब सुनकर मेरा दिल बहुत दुखता था, लेकिन मैं अपने आप को संभाल लेती थी। आखिरकार अवनी की शादी का दिन भी आ गया। अवनी की शादी थी, लेकिन मुझे कोई सुखी नहीं थी। मैं घर के सारे काम करने में इतनी व्यस्त थी कि घर में क्या हो रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अवनी विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का था कि मेरी मम्मी की शादी के समय उनके पास बहुत सारे गहने थे। मम्मी के मरने के बाद ताई जी ने उन सारे गहनों पर कब्जा कर लिया था और अब वही सारे गहने उन्होंने अवनी को उसकी शादी में दे दिए। मेरी मम्मी के गहने भी मुझसे छीन लिए गए। अवनी की शादी वाले दिन मैं बहुत रोई, क्योंकि इस घर में मेरी अपनी कोई चीज नहीं थी। अब आसपास के लोग ताई जी से कहते थे, अवनी की शादी तो हो गई, अब सुखी की शादी कब कर रही हो? ताई जी जवाब देती थीं, हम उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं, बहुत जल्द उसकी शादी कर देंगे। हालांकि मोहल्ले से मेरे लिए कई अच्छे रिश्ते आए थे, लेकिन ताई जी की जिद थी कि वे मेरी शादी किसी अच्छे परिवार में नहीं होने देंगी। इसलिए जहां से भी मेरा रिश्ता आता, वे उसे स्वीकार नहीं करती थीं। मैं हमेशा सोचती थी कि इस घर में मुझे कभी प्यार नहीं मिला, लेकिन ससुराल में शायद प्यार मिलेगा। ताई जी चाहती थीं कि जैसी जिंदगी मैं यहां जी रही हूं, ससुराल में मेरी जिंदगी उससे भी बदतर हो। पता नहीं मेरी किस्मत कहां लिखी थी। मैं हर दिन भगवान से यही दुआ करती थी कि मेरी जिंदगी में कुछ आसानी आए। फिर एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया। इस बार ताऊ जी ने फौरन हाँ कर दी। मेरा रिश्ता कहां से आया यह मुझे नहीं पता था। ताई जी ने बस इतना कहा, मुंह मीठा कर ले, तेरा रिश्ता पक्का हो गया, अगले हफ्ते तेरी शादी है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरी शादी, वो भी इतनी जल्दी? मेरा रिश्ता किसके साथ हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता था। मैं बहुत रो रही थी। ये लोग मुझे बोझ क्यों समझते हैं? मैंने तो कभी खाने पहनने या अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करने के लिए इनसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी ये लोग मुझे इस घर के लिए मुसीबत क्यों कहते थे? बाद में मुझे पता चला कि मेरा रिश्ता एक ऐसे इंसान से तय किया गया है जो लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन का काम करता है। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अवनी की शादी जिस तरह धूमधाम से और अच्छे परिवार में हुई थी, मैं भी ऐसी शादी का सपना देखती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। मैंने अपने आंसू पोंछे और सोचा कि मुझे ताऊ जी और ताई जी से बात करनी चाहिए। मैंने उनसे कहा, प्लीज मेरी शादी ऐसे इंसान से न करें। लेकिन उन्होंने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे अपने रिश्ते के बारे में सवाल करने की? लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती, क्या तू किसी और को पसंद करती है? मैंने कहा, नहीं ताई जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को पसंद नहीं करती, मैं बस चाहती हूं कि मेरी शादी किसी नौकर से न हो। ताई जी बोली, तो फिर किसी भिखारी से करवा दूं? बता, भिखारी से शादी के लिए तैयार है? यह कहकर ताई जी और रोहन जोर जोर से हंसने लगे। ताऊ जी बोले, देख बेटी, तेरा रिश्ता तय हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम जा सकती हो। मैंने बहुत मिन्नतें की, प्लीज मेरे साथ ऐसा न करें, लेकिन मेरी बातों का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं भगवान से दुआ करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे आंसू हर दिन बह रहे थे और मैं अपनी आने वाली जिंदगी के लिए खुशियों की प्रार्थना कर रही थी। मेरे सब्र की सीमा अब खत्म हो रही थी। मैं भी चाहती थी कि मेरी किस्मत में कोई ऐसा इंसान आए जो मुझे इज्जत दे, सम्मान दे, वो जो मुझे इस घर में कभी नहीं मिला। लेकिन मैं चाहकर भी अपने लिए आवाज नहीं उठा सकती थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने आवाज उठाई तो ये लोग उसे दबा देंगे। एक दिन अवनी अपने पति के साथ हमारे घर आई। उसका शानदार पहनावा देखकर मेरे दिल में भी हसरत जागी कि काश मैं भी शादी के बाद ऐसा सज संवर कर रहूं। लेकिन यह एक ऐसा सपना था जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। मैं ठंडी सांस भरकर रह गई। मेरी किस्मत ऐसी कहाँ थी कि मैं किसी बड़े परिवार की बहू बनूं। मेरी शादी जबरदस्ती एक मामूली नौकर के साथ करवाई जा रही थी। इस शादी में मेरी कोई मर्जी नहीं थी। वैसे भी इस घर में जो कुछ होता था उसमें मेरी मर्जी कभी शामिल नहीं थी। आखिरकार मैंने सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। मेरे दिल में करवाहट और बेबसी का तूफान था। इस तूफान में अकेली मैं थी, क्योंकि मेरे हंसने रोने से इस घर में किसी को कोई फर्क नहीं गचता था।
फिर वह दिन भी आ गया जब मुझे जबरदस्ती दुल्हन बना दिया गया। हर लड़की के लिए उसकी शादी का दिन खास होता है, लेकिन मेरी शादी का दिन मुझे बहुत दुख दे रहा था। मैं इस शादी से खुश नहीं थी। ताऊ जी और ताई जी ने मोहल्ले के लोगों को बताया, हम इस गरीब लड़के से सुखी की शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें उसी की सुखी है। वह यही चाहती थी कि उसकी शादी इस लड़के से हो। आखिरकार हमने तो उसकी परवरिश बहुत अच्छे से की, लेकिन उसने इस लड़के को पसंद किया। अब हम क्या करें? ये लोग न सिर्फ मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे थे, बल्कि मुझे बदनाम भी कर रहे थे। यह सब सुनकर मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली और सोचा कि भगवान मुझे सब्र दे। ये मेरे अपने हैं। इन्होंने मुझे अपने घर में इतने साल रखा, मेरे सिर पर छत दी। मेरे लिए यही बहुत है। मैं इनसे किसी बदले की उम्मीद नहीं रखती, लेकिन मुझे अपनी आने वाली जिंदगी की चिंता थी। मेरी शादी में कोई सजावट नहीं थी, बस कुछ मामूली लोगों को बुलाकर मेरी शादी कर दी गई। मैं उन बेरहम लोगों के चंगुल से निकलकर एक साधारण से घर में आ गई। उस दिन मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। शादी की रात मेरे पति कमरे में आए। मैं नजरें झुकाए उस पुराने से कमरे में बैठी थी। यह घर बहुत छोटा था, शायद 30 गज का मकान होगा। मेरे दिल में न सुखी थी न कोई ख्वाहिश, लेकिन मेरे पति की आंखों में मेरे लिए एक चमक थी। मैंने देखा कि जिस मामूली नौकर से मेरी शादी हुई थी, वह शक्ल सूरत से अच्छा था। वह प्यार से मेरे पास आकर बैठ गया और नरमी से बात करने लगा। मुझे जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे इज्जत दी हो। इससे पहले मैंने दूसरों की आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत ही देखी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ी था और बोला, मेरी प्रिंसेस, मैं कोई प्रिंस नहीं हूं, लेकिन तुम मेरी प्रिंसेस हो। तुम बहुत सुंदर हो। उसके ये शब्द मेरे दिल को छू गए। मैंने उसके इस पुराने टूटे फूटे घर को देखा और सोचा कि मैंने तो कभी ऐसी जिंदगी की तमन्ना नहीं की थी। लेकिन फिर मैंने यह भी सोचा कि अब जो है, जैसा है, यही इंसान मेरा पति है। मुझे इसके घर को अपना घर मानना होगा। वह मेरी बहुत तारीफ कर रहा था। उसके मीठे शब्द मेरे दिल में उतरते चले गए। पहली बार किसी ने मेरी इतनी तारीफ की थी। उसकी तारीफ से मुझे लगा जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूं। लेकिन न जाने क्यों उसकी इन बातों पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे हंसाने की कोशिश की और मेरे रोने की वजह पूछी। वह बोला, अब तुम मेरे घर में आ गई हो, मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। उसका नाम प्रभास था। प्रभास ने कहा, मैं तुम्हारे सारे दुख अपने नाम कर लूंगा, लेकिन तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। प्रभास के लिए यह रिश्ता उसकी पडीडी डोस वाली आंटी ने मेरे ताऊ जी के घर लाया था। प्रभास का इस दुनिया में कोई नहीं था, बिल्कुल मेरी तरह। मैंने तो ताऊ जी के घर में अपनी जिंदगी गुजारी थी, लेकिन प्रभास ने बचपन से अब तक अकेले ही खुद को संभाला था। इसीलिए वह लोगों के घरों में काम करता था और अपने घर का काम भी देखता था। यह घर भले ही टूटा फूटा था, लेकिन प्रभास ने मेरे स्वागत के लिए इसे बहुत अच्छे से सजाया था। उसने मुझसे वादा किया, मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। उसकी बातों से मुझे पहली बार हौसला मिला। जिस प्यार के लिए मैं इतने साल तरसती रही, वह प्यार मुझे अपने पति से मिला। इस तरह मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मैं सोचती थी कि मुझे दौलत और ऐशो आराम नहीं मिला तो क्या हुआ। मेरा पति मुझे इज्जत देता है, बहुत प्यार करता है। एक औरत के लिए प्यार और इज्जत देने वाला पति ही सबसे बड़ा अमीर होता है। धीरे धीरे मैं प्रभास के साथ घुल मिल गई। शादी के अगले हफ्ते वह मुझे ताऊ जी के घर ले गया। उस दिन अवनी भी अपने पति के साथ वहां आई थी। अवनी ने मेरे और प्रभास का साधारण पहनावा देखकर हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वह बड़ी गाड़ी और महंगे कपड़ों में अपने पति के साथ आई थी। उसका पति भी महंगे कपड़े पहने था, जबकि प्रभास साधारण कपड़ों में था और मैंने अवनी का पुराना सस्ता सा सूट पहना था। अवनी बोली, अरे अब तो तेरी किस्मत में 4 चांद लग गए। जैसी तू है वैसा ही तेरा हमसफर मिला। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। उसके साथ साथ घर के बाकी लोग भी हंस रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं अपनी बेइज्जती तो सालों से इन लोगों से सहती आई थी, लेकिन अपने पति की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। प्रभास सबके सामने शर्मिंदा हो रहे थे। वे नजरें झुकाए चुपचाप बैठे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ घर ले आई। प्रभास ने कहा, तुम्हें वहां थोड़ी देर और रुकना चाहिए था। वह तुम्हारा घर है।
मैंने सोचा तुम्हें सबकी याद आ रही होगी, इसलिए तुझे ले गया था। मैंने कहा, मैं अब वहां कभी नहीं जाऊंगी। उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की। मुझे तो उन्होंने हमेशा तंग किया, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रभास ने मुस्कुराकर कहा, हमारी जिंदगी में यही सब लिखा है। जिस तरह तुझे सब्र करना आता है, वैसे ही मुझे भी। हम दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी है। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि तू वहां खुश नहीं थी, लेकिन मैं यहां तुझे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करूंगा। मेरा तुझसे गहरा रिश्ता है और दुनिया में मेरा कोई नहीं। मैंने ठान लिया था कि अब मैं उस घर कभी नहीं लौटूंगी। मुझे अच्छे से याद है, विदाई से पहले ताई जी ने कहा था, हम तुझे यहां से दफा कर रहे हैं। शादी के बाद दोबारा हमारे घर मत आ जाना। बड़ी मुश्किल से इतने सालों बाद हम तुझसे छुटकारा पा रहे हैं। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि ससुराल में अगर मुझे दुख भी मिला तो मैं इनके पास कभी नहीं लौटूंगी। जैसे मैंने यहाँ सब कुछ चुपचाप सहा, वैसे ही ससुराल में भी सहूंगी। लेकिन मेरा पति मुझे बहुत अच्छा मिला। मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मानती थी। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं थी। मेरे पति और मेरे अलावा इस घर में कोई और नहीं रहता था। उनका यह टूटा फूटा घर उनकी स्थिति को साफ बयां करता था। यह घर भले ही छोटा और पुराना था, लेकिन मैं यहाँ की मालकिन थी। मैंने अपने पति से कहा, हमें इस घर की हालत को ठीक करना चाहिए। प्रभास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी प्रिंसेस, अब तुम आ गई हो। यह घर तुम्हारा है। तुम इसे जैसे चाहो वैसे सजा लो। इस घर और इसकी हर चीज पर अब तुम्हारा हक है। उनकी ऐसी खुशहाल बातें सुनकर मैं बहुत खुश होती थी। मेरे पति अमीर लोगों के घरों में काम करने जाते थे। वहां से उन्हें इतने पैसे मिल जाते थे कि हम दोनों की जिंदगी इज्जत और सुकून से चल रही थी। प्रभास मुझसे कहते, सुखी, कभी कभी मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। तुम्हारे ताऊ जी का घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन यह घर बहुत साधारण है। मैंने जवाब दिया, आपको शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं। यह घर भले ही ताऊ जी के घर जितना बड़ा नहीं, लेकिन यहाँ मुझे किसी की कड़वी बातें नहीं सुननी पड़ी रहती। मुझे यहाँ बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ रहता। प्रभास बोले, तुम दुनिया की हर लड़की से अलग हो। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सादी हो, बहुत मासूम हो। तुम्हारी मासूमियत ने मेरा दिल जीत लिया। फिर हंसते हुए कहा, इतनी तारीफ कर दी, अब खाना मिलेगा या नहीं? उनकी बात पर वे जोर जोर से हंसने लगे और मैं भी हंस पड़ी। वे बहुत मजाक करते थे। मैं यहाँ बहुत खुश थी। उन्हें मेरा हर काम पसंद था। वे हर चीज में मेरी तारीफ करते थे। एक दिन प्रभास ने पूछा, तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने बताया, मैंने इंटर किया है, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मुझे किसी ने आगे पढ़ने का मौका नहीं दिया। प्रभास ने कहा, मेरी प्रिंसेस आगे पढ़ना चाहती थी तो क्या हुआ? उसके ताऊ जी ने उसे नहीं पढ़ाया, लेकिन उसका प्रिंस तो है ना उसके सपने पूरे करने के लिए। मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा। बता, तुम क्या बनना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए जो बन पड़ी ढीढ़ेगा वह सब करूंगा। बस शर्त यह है कि तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं हमेशा तुम्हारा बनकर रहना चाहता हूं। उन्होंने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और बोले, देखो सुखी, मैंने सारी जिंदगी बहुत अकेलेपन में गुजारी है। बिना किसी रिश्ते के मैंने दिन काटे हैं। मेरे जज्बात तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मेरी नज़र में तुम्हारी जो अहमियत है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमेशा तैयार हूं। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने सोचा, क्या कोई इंसान मुझसे इतना प्यार कर सकता है, या मैं कोई सपना देख रही हूं? प्रभास ने मेरा दाखिला उसी सरकारी कॉलेज में करवा दिया जहां मैं पहले पढ़ती थी। वहां की फीस कम थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, इसलिए मैंने MBBS की तैयारी शुरू कर दी। प्रभास ने मेरा हौसला बढ़ाया और कहा, तुम्हें अपने लिए कुछ करना है। अगर तुम्हें हिम्मत और साहस है तो तुम अपना सपना पूरा कर सकती हो। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। उन्होंने हमेशा मुझे यही सिखाया कि मैं खुद को किसी से कम न समझूं। मैं पढ़ाई करती, घर के काम संभालती और प्रभास का ख्याल रखती। वे मेरे लिए मजबूत सहारा बने। वक्त गुजरता गया और मैंने MBBS पूरा करके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। प्रभास की अच्छाई का एक सबूत यह भी था कि उन्होंने मुझसे कहा, हर पति पत्नी का सपना होता है कि शादी के कुछ समय बाद उनकी संतान हो, लेकिन मैं अपनी पत्नी का सपना पूरा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जिम्मेदारियों में नहीं बांधना चाहता। हम बच्चे के बारे में बाद में सोचेंगे। पहले तुम अपना सपना पूरा करो।
मेरी पढ़ाई में जितना खर्च हुआ वह सब प्रभास ने सुखी सुखी उठाया। उनके सपोर्ट से मैं इतनी काबिल हुई कि एक गायनेकोलॉजिस्ट बन गई। मैंने प्रभास से कहा, क्या हम अपने इस छोटे से घर में एक छोटा सा क्लिनिक खोल सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं। इसके बाद मैंने एक अस्पताल में नौकरी शुरू की। वहां से मुझे पैसे मिलने लगे। मैं कुछ मरीजों को घर पर भी देख लेती थी। मैं औरतों की हर बीमारी का इलाज करती थी। मैं कोई बहुत मशहूर डॉक्टर तो नहीं थी, लेकिन इतनी काबिल थी कि हमारे मोहल्ले और आसपास के कई मरीज मेरे पास आने लगे। मैं दिन में अस्पताल में काम करती और शाम को अपने घर के क्लिनिक में मरीज देखती। मेरा सपना पूरा होने से हमारे घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। मैं इतना कमा रही थी कि मैंने हमारे छोटे से घर को मरम्मत करवाकर ठीक करवा लिया। अब वह देखने में अच्छा लगता था। प्रभास बहुत खुश थे कि उनकी पत्नी का सपना पूरा हुआ और वह काबिल बन गई, लेकिन मैं उनसे दूर नहीं रहना चाहती थी। मेरी जिंदगी अब बहुत व्यस्त हो गई थी। मैं काम में इतना डूब गई थी कि प्रभास को कम समय दे पा रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अस्पताल की नौकरी छोड़ दूं और जो मरीज आएंगे उन्हें घर पर ही देख लूंगी। मैंने प्रभास को भी दूसरों के घर काम करने से मना कर दिया और कहा, अब आप मेरे क्लिनिक में वार्ड बॉय का काम करें। अब हम दोनों पति पत्नी मिलकर अपना छोटा सा क्लिनिक चलाते थे। हमने अपने क्लिनिक का नाम उम्मीद नर्सिंग होम रखा। 7 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। ताई जी को लगता था कि मेरी शादी किसी गरीब इंसान से करवाने से मैं कभी खुश नहीं रहूंगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं खुद को किसी प्रिंसेस से कम नहीं मानती थी। इन 7 सालों में मुझे कभी उनकी या किसी और की याद नहीं आई। जब इंसान की जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं तो वह बुरे दिनों को भूल जाता है। मेरे पास बहुत सारे मरीज आने लगे। मैं ज्यादातर नॉर्मल डिलीवरी करती थी। अगर ऑपरेशन का कोई केस होता तो मैं अपने सीनियर डॉक्टर से संपर्क करके उनके साथ अपने नर्सिंग होम में डिलीवरी करवाती थी। मेरा उम्मीद नर्सिंग होम शहर में काफ़ी मशहूर हो गया था। मेरी काबिलियत की चर्चा पूरे शहर में थी। वह रात मुझे आज भी याद है। रात के 8 बजे से तेज बारिश हो रही थी। इतनी जोरदार बारिश थी कि शहर के कई इलाकों में पानी भर गया था। रास्ते बंद हो गए थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शहर में जगह जगह जाम लग गया था। लोग परेशान थे। हम दोनों जाग रहे थे और सोच रहे थे कि आज बारिश को क्या हो गया है। रात के 3 बज गए। बारिश थमी, तभी अचानक हमारे दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मैं घबरा गई। इतनी बारिश में इतनी रात को कौन आया? प्रभास ने कहा, जरूर कोई मरीज होगा। आसपास के इमरजेंसी केस लोग तुम्हारे पास ही लाते हैं। मैं दरवाजा खोलने गई, लेकिन प्रभास ने मुझे रोका और बोले, रुको, मैं खोलता हूं। वे दरवाजा खोलकर आए तो उनके चेहरे पर अजीब सी हैरानी थी। उन्होंने कहा, मरीज हैं, लेकिन कौन है? तुम बाहर आकर देख लो। मैं फौरन बाहर निकली। सामने जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक औरत थी जिसकी गोद में अवनी थी। अवनी दर्द से चिल्ला रही थी। इसका मतलब अवनी गर्भवती थी। उसे गोद में लाने वाली औरत उसकी सास थी। अवनी का पति बाहर बैठक में बैठा था, क्योंकि हम पुरुषों को घर के अंदर आने की इजाजत नहीं देते थे। उस औरत ने मेरे सामने हाथ जोड़े और बोली, मैडम, शहर में जगह जगह जाम लगा है। मेरी बहू की हालत बहुत खराब है। जहां वह भर्ती थी उस डॉक्टर ने डिलीवरी करने से मना कर दिया और कहा कि इसे कहीं और ले जाइए। अब आप बताइए, इतनी बारिश में मैं इसे कहाँ ले जाऊं? कुछ लोगों ने मुझे आपके नर्सिंग होम के बारे में बताया तो मैं इसे यहाँ ले आई। मैंने अवनी को देखा तो मैं घबरा गई। मैंने उसका चेकअप किया। मुझे पता चला कि अगर उसकी डिलीवरी जल्दी नहीं की गई तो बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा हो सकता है। यह केस मेरे लिए बहुत जोखिम भरा था। अवनी को शादी के 6 साल बाद यह बच्चा होने वाला था और उसकी गर्भावस्था को काफी समय हो चुका था। वह दर्द से चिल्ला रही थी। कभी होश में आती तो कभी बेहोश हो जाती। वह मुझे पहचान भी नहीं पा रही थी। मैंने अपनी खास नर्स को फोन किया जो मेरे पास काम करती थी। उसका घर मेरे घर के पास था। मैं जब भी डिलीवरी का केस लेती उसे फौरन बुला लेती थी। वह समय पर आ गई। हमने अवनी को कमरे में ले जाया। उसके घर वालों को बता दिया कि अवनी की जान को खतरा है, लेकिन मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। अवनी की सास ने ताई जी को फोन करके सब कुछ बता दिया। ताई जी को जब पता चला कि अवनी को एक छोटे से नर्सिंग होम में लाया गया है तो वे बोली, कुछ भी करके मेरी बेटी की जान बचानी चाहिए। अवनी की सास ने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहा, हमें माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ चाहिए।
हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। उस वक्त अवनी मेरी चचेरी बहन नहीं, बल्कि मेरी मरीज थी। मैं अपने हर मरीज और उसके बच्चे को बचाने के लिए जान लड़ा देती थी। अवनी की डिलीवरी मेरे लिए एक चुनौती थी, जिसे मुझे जीतना था। मैंने अपनी नर्स के साथ मिलकर उसकी डिलीवरी शुरू की। भगवान की कृपा और हमारी मेहनत से 2 घंटे की कोशिश के बाद माँ और बच्चा दोनों की जान बच गई। हमने बच्चे को अवनी की सास के हवाले कर दिया। जब यह खबर अवनी के पति को मिली तो वह बहुत खुश हुआ। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। आज मैं उसके सामने एक डॉक्टर के रूप में खड़िए थी, जिसने उसकी पत्नी और बच्चे की जान बचाई थी। वह मुझे अच्छे से जानता था। अवनी अभी बेहोश थी। बारिश रुक गई थी। सुबह की रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी थी। सुबह होते ही ताई जी नर्सिंग होम पहुंची। हमने अवनी के बेटे को उनके हवाले कर दिया। अवनी के पति ने ताई जी को सारी बात बताई। यह डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि सुखी है, वही सुखी जिसे आपने सारी जिंदगी ताने दिए घर से निकालने की कोशिश की, उसे बुरा समझा। आज उसी ने आपकी बेटी की जान बचाई। ताई जी मुझे अपने नर्सिंग होम में देखकर दंग रह गईं। मैं उनसे कोई बात नहीं कर रही थी, लेकिन वे खुद मेरे पास आईं। उन्हें एहसास हो गया था कि मैं आज कितनी काबिल बन गई हूं। उन्होंने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। उनका मानना था कि मेरी वजह से उनकी बेटी की जान बची। अवनी का केस इतना खराब था कि दूसरा डॉक्टर उसे अस्पताल से लौटा चुका था, लेकिन मेरी मेहनत और लगन ने माँ और बच्चे को सही सलामत उनके हवाले किया। ताई जी ने मुझसे माफ़ी मांगी और बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दे। आज तुम न होती तो पता नहीं अवनी के साथ क्या हो जाता। अवनी ने ससुराल में कई साल ताने सुने। अगर यह बच्चा सलामत न होता तो शायद मेरी बेटी फिर से निसंतान रह जाती, या शायद वह इस दुनिया में न रहती। मैंने अपनी बेटी के लिए अमीर घर चुना और तुम्हारे लिए सबसे गरीब, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इंसान को दिल का अमीर होना चाहिए। मैं सोचती थी कि ससुराल में तुम्हारी जिंदगी और खराब हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पति तुम्हें इतना काबिल बना देगा। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। तुम चाहती तो अवनी और उसके बच्चे की जान न बचाती। तुम हमसे बदला ले सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों किया? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, ताई जी, मैंने आपके हर जुल्म पर सब्र किया। मैंने कभी आपसे बदला लेने की नहीं सोची, क्योंकि मैंने आपको हमेशा अपना माना। लेकिन आपने मुझे कभी प्यार की नज़र से नहीं देखा। जो प्यार और इज्जत मुझे आपसे नहीं मिली, वह मेरे पति ने मुझे दी। उन्होंने मेरी पढ़ाई दोबारा शुरू करवाई। अपनी मेहनत की कमाई से मुझे डॉक्टर बनाया। आज मेरे पास मेरे पति के साथ सब कुछ है। ताई जी मेरे सामने हाथ जोड़ कर रो रही थीं और माफ़ी मांग रही थीं। मैंने उनके दोनों हाथ पकड़े और कहा, ताई जी, मैंने आपको माफ़ कर दिया। यह कहकर मैं प्रभास के साथ अपने काम में व्यस्त हो गई। जब अवनी को होश आया तो उसे सारी बात बताई गई। वह मुझसे बहुत खुश हुई और उसने भी अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। ताऊ जी भी मेरे घर आए और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन मुझे किसी की माफ़ी की ज़रूरत नहीं थी। भगवान ने मेरे दिन बदल दिए थे, यही मेरे लिए बहुत था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।